तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है आज चैप्टर 1 की 4th वाले पार्ट वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं कि टाइप्स क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस के। अब इसके टाइप्स इन 5 के अंदर देखने वाले हैं क्लास 10th के हिसाब से। अब बोर्ड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि छाटो भाई कि कौन सा टाइप है, कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो फिर हमें नाम वगैरह लिखने होता है, तो इन्हें हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अभी हम इन पांचों को देखने वाले हैं अच्छे से कि क्या क्या होता है। सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्या क्या है, कौन कौन सी हैं, क्या क्या टाइप्स हैं इनके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट नंबर पर होती है, सेकंड नंबर पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड नंबर पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ नंबर पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ नंबर पर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन समझने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे थोड़ा अच्छे से समझना पड़ेगा। बाकी ये चारों तो बहुत ही ज्यादा आसान है, इन्हें मैं एग्जांपल से समझने वाला है, तो जल्दी से उसे समझना शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले वाला टाइप देख लेते हैं, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसकी एक बार डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। When two or more substances combine to form a single product, इस वाले वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना है। सिंगल प्रोडक्ट मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा, और ऊपर से देखिए अगर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास है A प्लस B, इससे हमारा खाली C बन जाता है। हमारे पास रिएक्टेंट दो थे मगर एक ही प्रोडक्ट बना है, यानी ये कंबाइन होके खाली एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। अब रिएक्शन देख लेते हैं कुछ। ये एग्जांपल्स हैं। CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे सिंगल बना है, जबकि हमारे पास दो रिएक्टेंट थे CaO प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही सिंगल प्रोडक्ट बना है। तो अब बस हमें इतना ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर भी हमें दिखेगा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं, और राइट हैंड साइड के अंदर एक ही प्रोडक्ट बना है, वो सिंपली हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाने वाली है। जैसे कि अगर हम और एग्जांपल की बात करें, बैलेंस भी कर लेते हैं। सिंगल प्रोडक्ट बना है, दो रिएक्टेंट थे, सिंगल प्रोडक्ट बना है। ओके, अब और भी देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। Mg प्लस O2 gives MgO। यहाँ पर बैलेंस करेंगे, बैलेंस कर कर ही लिखनी है हमें हमेशा रिएक्शन, क्योंकि ये ही सही एक तरीका होता है किसी भी रिएक्शन को लिखने का। अगर हम अनबैलेंस वाली लिख दे तो हमारे नंबर कट सकते हैं, 99% चांस है नंबर कटने के। अभी इसके अलावा बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि C प्लस O2 gives CO2। यहाँ पर भी सिंगल प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर भी सिंगल प्रोडक्ट बना है। यहाँ पर आप सारी जगहों पर देख सकते हैं कि रिएक्टेंट दो थे, यहाँ पर भी दो थे, यहाँ पर भी दो थे, यहाँ पर भी दो थे, या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मगर जो भी हमारे प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये बना है H2O बना है, CO2 बना है, MgO बना है, ये दो रिएक्टेंट से एक सिंगल प्रोडक्ट बना है। तो इतनी आसानी से हम याद कर सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो के मिलने से या दो से ज्यादा के मिलने से खाली एक चीज, एक ही प्रोडक्ट बना है। सिंपली हमें याद हो जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब इसके बाद आने वाली है हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए फिर उसे देखते हैं। तो गाइस जल्दी से ना डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि है हमारा सेकंड टाइप, इसे भी जल्दी से पढ़ लेते हैं। ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट, बिल्कुल ही उल्टा है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए रिएक्शन इन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन into two or more simple
सिंपलर सब्सटेंसेस, यानी एक सिंगल कंपाउंड टूटने वाला है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर। जैसे कि हमारे पास है एक कंपाउंड C, ये टूट जाएगा A+B में, या फिर दो या दो से ज्यादा यानी D में भी टूट सकता है। ओके, तो यहाँ पर इसे हमने तोड़ दिया D के अंदर। तो अब हमने इसे 3 के अंदर तोड़ दिया, यानी ये डीकंपोजिशन रिएक्शन यहाँ पर हो गई है। मगर ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। इसके अंदर भी इसके 3 टाइप्स होते हैं, जैसे कि थर्मल, यानी थर्मल डीकंपोजिशन, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। हमारे पास इसके अंदर भी 3 टाइप्स आ चुके हैं। अब इसके आगे बस डीकंपोजिशन लिख रहे हैं। अब ये इतने टाइप्स हैं इसके 3। क्लास 10 के हिसाब से अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, इसके टाइप्स के एग्जांपल भी देख लेते हैं। सबसे पहले थर्मल का ही देख लेते हैं। CaCO3 टूटेगा जब हीट करा जाएगा इसे, यहाँ पर हीट लिख सकते हैं, और देगा CaO प्लस CO2। ओके, इतना आ गया समझ। यहाँ पर ये CO3 टूटेगा और CaO देगा प्लस CO2 देगा। अब दूसरे भी देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत सारे कवर ही करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसे भी मिटा देते हैं। दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें थर्मल का ही, PbNO3 का होल ट्वाइस। बैलेंस में साथ साथ करते चल रहा हूँ, वैसे तो बाद में करा जाता है। यहाँ पर भी हीट ठीक रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास बनेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इसके हिसाब से जल्दी से बैलेंस कर लेते हैं। ओके, NO 4 हो गई यहाँ पर, 2 PbO, होपफुली बैलेंस हो गई 12 हो चुकी है हमारी बैलेंस। ये वाली रिएक्शन भी एक इम्पोर्टेंट है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन में, पूछे जा सकती है कि ये वाली कौन सी है। आपको लिखना है डीकंपोजिशन रिएक्शन, अगर उसके भी टाइप्स पूछे गए हैं तो आपको लिखना है थर्मल डीकंपोजिशन। अब फोटोलिटिक, फोटोलिटिक बहुत आसान है, AgCl। जब इसे हम सनलाइट में रख देते हैं तो ये देता है AgCl2। बैलेंस करेंगे, बैलेंस होने के बाद कुछ ऐसा बन जाता है। AgCl टूटेगा सनलाइट में रखने के बाद Ag और Cl2 में। ठीक है, इतना हो गया समझ में। अब एक बार पहले ही से देख ले, थर्मल, थर्मल का मतलब होता है हीट, इसलिए हमें हीट देनी पड़ी जब ये रिएक्शन टूटी है। मतलब ये वाला ये टूटा है सब्सटेंस, कंपाउंड ये वाला टूटा है, और इसने इतने सारे प्रोडक्ट दे दिए हैं हीट करने पे। तो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब हमें हीट देनी। फोटो, फोटो मतलब होता है लाइट, तो फोटोलिटिक डीकंपोजिशन हो जाएगा जिसे हम लाइट से तोड़े, तो सनलाइट से हमने इसे तोड़ा है, तो ये वाला फोटोलिटिक का एग्जांपल हो गया। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी से टूटेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। पहले फोटो का एक और एग्जांपल देख लेते हैं। AgBr gives सनलाइट लिख देंगे इसके ऊपर, ये देगा हमें Ag प्लस Br2। ये वाले कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि पेपर में भी आ सकते हैं। आप देख सकते हैं
क्या क्या देने वाले हैं टूटने के बाद। अब इतना तो मेरे वाले एग्जांपल तो क्लियर हो चुके हैं। सनलाइट दी है इसलिए वो वाले फोटोलिटिक में आ रहे हैं, क्योंकि लाइट की जरूरत पड़ती है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन को होने के लिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। सबसे इजी सबसे कॉमन एग्जांपल है H2O। जब हम इसके पास इलेक्ट्रिसिटी मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो दो गैसेस में कुछ आता है H2 प्लस O2। बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 करेंगे, यहाँ पर 2। ओके, ये वाला सबसे कॉमन एग्जांपल है, बोर्ड के अंदर भी ये वाला नॉर्मली आ जाता है। अब एक और एग्जांपल है, इतना कॉमन नहीं है मगर फिर भी देख लेते हैं। ये NaCl, मगर ये वाला NaCl ऐसा नहीं है जैसा आप खाते हैं, ये वाला मोल्टन है, मतलब पिघला हुआ, जैसे पानी रहता है ना लिक्विड, इस तरीके से। अब इस पिघले हुए NaCl के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो इससे निकलने वाला है Na+Cl2। बैलेंस कर लेते हैं, Cl2। ओके, इतना आगे समझ में। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करें तो वो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन बन जाता है। और सबसे पहले फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। थर्मल, जिसके अंदर हीट की जरूरत पड़े। फोटोलिटिक, जिसके अंदर लाइट की जरूरत पड़े, फोटो मतलब लाइट। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी की मदद पड़े। ओके, हमें तीनों क्लियर हो चुके हैं। डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, आप देख सकते हैं। एक सिंगल कंपाउंड से 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनने वाले हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस बनने वाले हैं, तो उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि आपको कह दें कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जितने भी टाइप्स हैं उन सब के लिए 2-2 एग्जाम्पल दिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। आपने एग्जाम्पल पिछले वाले भी देख लिया, मैंने सबके लिए 2-2 एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए हैं। मोस्ट कॉमन यही वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इसके बाद जल्दी से हम थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जल्दी से देख लेते हैं हम थर्ड टाइप, जो कि है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। When a more reactive element displaces a less reactive element from its compound, this is called displacement reaction. More reactive element displace करता है less reactive element को उसके compound से, इसे ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह देते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोर रिएक्टिव है? इसके लिए होती है एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। इसके लिए एक सेपरेट से वीडियो आने वाली है, थोड़ी बहुत देर में आ जाएगी वो वीडियो, तो अभी शायद आ भी गई हो जब तक आप देखें। तो इसको हमने अच्छे से पूरा ट्रिक के साथ लर्न करने का बताया है कि इसे लर्न कैसे कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं बताता चलूंगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा कम रिएक्टिव। तो आपने एक फेमस एक्टिविटी देखी होगी कि अगर हम आयरन की नेल्स की एक बार पहले बना लेते हैं, बीकर के अंदर है हमारा CuSO4, ये ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। अब बीकर से बाहर से हमने इसके अंदर डाली एक कील, ज्यादा डाल दी या एक ही डाली, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो कील है थोड़ी देर बाद इनके ऊपर ब्राउन कलर की एक लेयर जम जाएगी, और जो ये इसका रंग है सोल्यूशन का, ये फेड होने लगेगा और ग्रीन कलर का होने लगेगा। अब ये होता किस वजह से है? क्योंकि यहाँ पर होती है ये वाली रिएक्शन Fe+
CuSO4, क्योंकि आयरन को हम ऐसे कहते हैं, नील्स डालेंगे आयरन की CuSO4 के अंदर, तो Fe इसको Cu को एक्सचेंज कर देगा, मतलब इंटरचेंज डिस्प्लेस कह सकते हैं कुछ, और ये Cu बाहर निकल जाएगा, Fe इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बना देगा FeSO4 प्लस Cu। रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है, मगर आप देख सकते हैं Fe होता है हमारा कॉपर से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, इसलिए आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा और कॉपर बेचारा अकेला रह जाएगा। आप तो हो सकते हैं एक रियल लाइफ से रिलेट कर देता हूँ उसे, जैसे कि मान लीजिए Fe बहुत ही ज़्यादा अमीर है, ये बहुत गरीब है, ये इसका घर है, Cu का घर है SO4, तो अब जब ये अमीर है तो ये इससे इसका घर छीन सकता है, इसे पैसे दे देगा, भगा देगा इसे, इसका घर ले लेगा। Cu को निकाल दिया इसके घर से, Fe ने अपने घर को मतलब Cu के घर को अपना घर बना लिया। ये समझ में आ गया? इसी तरीके से अगर हम Zn डालेंगे CuSO4 में तो ये भी ऐसा ही करेगा, ZnSO4 प्लस Cu। अब ये तो बात रही मैटर डाल दिया मैंने इसके अंदर, अगर हम इसके अंदर H2 गैस भी डाल देते हैं तो फिर भी ये Cu को अलग कर देगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी इससे ज़्यादा अमीर होता है, ये तीनों इससे अमीर है, बहुत ज़्यादा अमीर है। ओके, तो ये आराम से इसे डिस्प्लेस कर देते हैं, इसकी जगह अपनी जगह बना लेते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है, जैसे मान लीजिए हमने इसका उल्टा करा, हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर भरा हुआ है FeSO4, इसके अंदर हमने कॉपर की नींस डाल दी, जो 5 ही डाल देते हैं जिन्हें पिछले में डाली थी, ये कॉपर की है, सोल्यूशन FeSO4 का है। तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि अब क्या होने वाला है। अब क्वेश्चन तो आ गया, अब इसे करना भी तो पड़ेगा। Cu प्लस FeSO4, पहले वीडियो पॉज करो और बताओ कि क्या होने वाला है यहाँ पर, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, कुछ होगा यहाँ पर? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आयरन Cu से अमीर है, तो अब Cu गरीब है, ये सब इसका घर है, ये छीन लेगा, इससे छीन लेगा नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देने वाले हैं नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है, Fe मोर रिएक्टिव है, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। इतना सिंपल सा है, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर जो ज्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देने वाला है। ओके, तो ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में एक और वीडियो है, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई है, ये लर्न नहीं है, उसके पूरे निमोनिक कोड भी उसके अंदर है वीडियो के अंदर, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी फिलहाल देखने वाले हम इससे अगला पार्ट। तो दोस्तों चौथे वाला हम टाइप देख लेते हैं, फोर्थ टाइप, जो कि है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट हमने थर्ड वाले पार्ट के अंदर पढ़ लिया, मगर यहाँ पर डबल भी लगा हुआ है, यानी 2 बार डिस्प्लेसमेंट होने वाली है। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। A reaction in which exchange of ions takes place between two compounds, 2 कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, नए कंपाउंड बनाने के लिए। अब आयंस क्या होता है? जैसे Na+, Cl-, ये सब आयंस वगैरह होता है। तो इसके सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं
सबसे पहले बैलेंस देख लेते हैं है या नहीं। 2 Cl ओके, अब बैलेंस हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर डाउन एरो का ये वाला साइन क्यों लगाया है, क्योंकि ये दिखाता है कि यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है। अभी उसे बाद में समझते हैं, पहले यहाँ पर देखते हैं। इन दोनों ने आपस में जगह बदल लिए, ये कह सकते हैं इन दोनों ने बदल लिए। मगर मान लीजिए ये दोनों, ये और ये पार्टनर है, ये और ये दोनों ने पार्टनर एक्सचेंज कर लिए, इसलिए हम इसे पार्टनर एक्सचेंजर रिएक्शन भी कह सकते हैं, मगर ये ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों ने आपस में पार्टनर एक्सचेंज करे, ये चला गया Cl2 के साथ NaCl और ये आ गया SO4 के साथ, यानी BSO4। अब बात करते हैं प्रेसिपिटेट, ये क्या चीज है। एक रफ सा फिगर बनाते हैं, इसके अंदर कोई सोल्यूशन है। अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से दाने फॉर्म हो चुके हैं, जो कि इस सोल्यूशन के अंदर नहीं घुल रहे हैं या वाटर के अंदर नहीं घुल रहे हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस या पार्टिकल्स, छोटे छोटे होते हैं। तो अब ये इनसोल्यूबल हैं और नहीं घुल रहे हैं पानी के अंदर या सोल्यूशन के अंदर, तो इसलिए हम इन्हें कह देंगे प्रेसिपिटेट्स। अब BSO4 भी एक प्रेसिपिटेट है, और जो रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो उसे ही हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह देते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ जाता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होते हैं, जैसे कि यहाँ पर BSO4 बने। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट हमने समझ लिया। यहाँ पर एक और एग्जांपल देखते हैं। NaCl के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, आप देख सकते हैं क्या क्या इसने फॉर्म करा है। ये इसकी जगह पर चला गया, ये इसकी जगह पर चला गया, ये इसकी जगह पर चला गया। ओके, इतना पता चल गया है। डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर आयंस सिर्फ एक्सचेंज हो जाते हैं, जगह बदल लेंगे, जो यहाँ पर है वो इधर आ जाएगा, जो यहाँ पर है वो इधर आ जाएगा। अपने अपने पार्टनर्स को दूसरे को पकड़ाते हुए वो दूसरे के साथ चले जाते हैं। इनका बढ़िया हिसाब है। तो यहाँ पर एक और प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है जो कि होता है व्हाइट कलर का, तो हम इस वाली रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, इस वाली को भी कह सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बना है NaNO3, दोनों ने एक्सचेंज करी थी अपनी अपनी जगह इन दोनों ने। ओके, तो यहाँ पर ये सारी चीजें बन गई है। एरो से हम दिखाते हैं प्रेसिपिटेट है। एक और बार समझ लेते हैं, वो रिएक्शन जिसके अंदर एक्सचेंज हो आयंस का, आयंस होते हैं Na+Cl- इस टाइप से। अब दो कंपाउंड्स के बीच में एक्सचेंज हो आयंस का और नए कंपाउंड्स बन जाए, उन्हीं रिएक्शन को हम क्या देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए भाई, अब हम लास्ट पार्ट यानी रेडॉक्स रिएक्शन भी देख लेते हैं। रेडॉक्स ये वर्ड कहाँ से आया, पहले डेफिनेशन देखते हैं या इससे पहले हम नाम ही देख लेते हैं आया कहाँ से। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट बनाया कुछ। रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का ऑक्स, दोनों मिलकर बनाते हैं रिडॉक्स। नाम से ये पता चल जाता है
जहां पर ये दोनों चीजें हो रखी हो उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, मतलब जिस रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी होगा ऑक्सीडेशन भी होगा उसे ही हम रिडॉक्स रिएक्शन कह देंगे। अब इसके अंदर हमें पता करनी होती है कुछ चीज। हमें पता करना होगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमें ये चारों चीजें फाइंड करनी रहती है कि क्या क्या होती है। ये एग्जाम में आ सकता है, मतलब आएगा ही, ये मान लीजिए। हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्या क्या है, क्या क्या कौन सा कंपाउंड क्या चीज है। अब सबसे पहले हमें जानना होगा कि ऑक्सीडेशन कब होता है, रिडक्शन कब होता है, फिर हम जान सकते हैं कि ये कौन सी चीज है, कंपाउंड कौन से वाला ये है, ये है, ये है, ये है। हमें पता करना होगा बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन, इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ओ से ऑक्सीजन, थोड़ी ट्रिक याद करने की। ओ से ऑक्सीजन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है। यानी अगर किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड हो जाए, हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसे हम कह देते हैं ऑक्सीडेशन। ये डेफिनेशन के लिए आपको याद रखना होगा। अब रिडक्शन उल्टा, बिल्कुल उल्टा, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख देते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? चलो इसे तो फुल ही लिख देते हैं। होपफुली अब समझ में आ रहा होगा। रिडक्शन के अंदर ये होता है, ऑक्सीडेशन के अंदर ये होता है। ये डेफिनेशन के लिए ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसे हम ऑक्सीडेशन कह देंगे। रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या और कह सकते हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन। अब बात करता है ये कैसे पता चलेगा, अब इन्हें भी समझना जरूरी है। ये वाली तो है भाई सिंपली डेफिनेशन के लिए, मगर मेरे हिसाब से इतनी ज्यादा ये वाली यूजफुल नहीं है पता करने के लिए कि क्या इनमें से क्या चीज है। उसके लिए हम एक दूसरे तरीके को देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, जो कि कई सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं 10th में। मगर अगर आपको पेपर के अंदर झटाझट क्वेश्चन करने हैं तो आपको इस वाले तरीके का यूज करना होगा। जैसे हमारे पास है Mg प्लस O2, अब ये दोनों मिलकर बनाएंगे MgO, बैलेंस हो चुका है। अब अगर आप देखें यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, चलो भाई इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमें ये तो पता चल गया कि चलो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। जब ये प्रोडक्ट साइड पे हम कुछ इस तरीके से दिखाने वाले हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर ऐसे दिखा दिया ऑक्सीडेशन,
ओके भाई, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि हमें दिख रहा है इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है। मगर अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो इसमें से हमें कुछ दिख रहा है? ऑक्सीजन रिमूव होते हैं, कुछ कह सकते हैं कि चलो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत तुक्का तुक्का मारे, तो यहाँ पर दिखता है एक ऑक्सीजन होगी, चलो रिमूव हुई है ऑक्सीजन, इसलिए यहाँ पर इसका हो गया रिडक्शन। मगर इसके लिए भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। मगर अगर हम दूसरी ट्रिक से देखें इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से, तो अगर ये अपने के साथ ही जुड़ा है जैसे ये, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेक कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट वाले तरीके से बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे मैग्नीशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये अकेला है, अगर यहाँ पर वैसे तो इसका कंपाउंड इस तरीके से बनता नहीं, मगर जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का दो है, ऑक्सीजन खुद के मॉलिक्यूल, क्योंकि ये दो डाई एटॉमिक स्टेट के अंदर ही पाया जाता है, मोनो एटॉमिक में नहीं पाया जाता, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी, इसकी भी जीरो होगी। अब यहाँ पर गए ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीजन की यहाँ पर हो जाने वाली है -2। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑक्सीजन की -2 ही रहती है, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद बहुत ही इजी हो जाता है सीन, इसे मिटा देते हैं पहले, बाद में देखेंगे। ये मिटा देते हैं, -2 हो गया। अब मान लीजिए की ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन स्टेट है X, क्योंकि हमें निकालनी है इक्वल टू में 0 रख देने। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने -2 रख दी है, यहाँ पर इसकी X रख दी है, तो आप देखने वाले हैं उधर जाएगा X = 2, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +2। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर आपको ऑक्सीजन की पता है तो आपने इसकी बहुत आसानी से निकाल ली है। अब जो ये वाला तरीका है इससे बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा आसान हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम की 0 थी, यहाँ पर पॉजिटिव हो चुकी है, पॉजिटिव यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है, बहुत इजीली पता चल गया क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव हो चुकी है। यहाँ से अगर बात करें ऑक्सीजन की, नेगेटिव हो चुकी है, यानी हुआ है रिडक्शन। अब जो ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है वो होगा हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, लिख भी देते हैं यहाँ पे, लिखिए ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस MgN। अब जिसका रिडक्शन हुआ है वो होगा हमारा रिड्यूस्ड सब्सटेंस। अब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, यानी ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और ये हो जाएगा ये वाले क्या है इस साइड, खाली रिएक्टेंट में देखने वाला है हम, ये चारों प्रोडक्ट की साइड नहीं जाना है। ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, इसने आकर इसे ऑक्सीडाइज कराया है, इसीलिए ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने आकर वो एजेंट वाला काम करा है कि भाई ऑक्सीडाइज हो जा, इसे ऑक्सीडाइज कर दिया और ये बना दिया। ठीक है, अब ये आया इसके पास, ये रिड्यूस हुआ है तो इसने इसे रिड्यूस करा है। अगर आप रिड्यूस हो रहे हो तो कोई आपको रिड्यूस कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अगर आप किसी को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आप हो जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके लिए भी एक ट्रिक है, जो ऑक्सीडाइज होता है उससे जस्ट अपोजिट रिड्यूसिंग एजेंट भी वही होता है। बस आपको ये वाले पेयर याद कर लेने हैं, रिड्यूसिंग सब्सटेंस के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस के साथ रिड्यूसिंग एजेंट। अगर आपको एक भी पता चल जाता है कि ये वाला क्या है इन दोनों में से, तो आप दोनों लिख सकते हैं कि ये क्या चीज। अब ये तो हो गया एक एग्जांपल।
अभी जल्दी 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 बहुत सारे एग्जांपल करके देख लेते हैं हम, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि क्या होता है, कैसे पता लगाया जाता है कि रिडॉक्स हुई है। रिडॉक्स तो बहुत आसान है पता लगाना, मगर कहाँ पर कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है और कौन सा रिड्यूस सब्सटेंस है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। मगर आज हम इसे इजीली तरीके से पढ़ लेते हैं जिससे कभी दिक्कत ना हो। वो आयंस वाला, इलेक्ट्रॉन्स वाला बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन्स वाला यानी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेथड हमने Mg वाला पढ़ लिया था। H2 plus O2 gives H2O, ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। बैलेंस हो चुकी है। अब हाइड्रोजन की स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 होगी क्योंकि देखो सेम सेम। अब ऑक्सीजन की -2 होती है। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हो इसको छोड़ दीजिए क्योंकि फॉर्मूला ये होता है। हाइड्रोजन की कितनी होगी आपको सपोज कर लीजिए पता नहीं, तो आप कैसे निकाला जाएगा। पिछली बार MgO बना था, उसके नीचे यहाँ पर Mg के नीचे 2 नहीं लिखा हुआ, अब 2 यहाँ पर लिखा हुआ है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने X मान लिया, अब प्लस में है -2 = 0। अब हमें निकालनी है X यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब देखते हैं इसे उधर ले जाएंगे, इससे उधर ले जाएंगे, X = 1 आ जाएगा, प्लस का 2 डिवाइड में जाएगा 2 से 2 डिवाइड कर जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। इसलिए हमें पता चल गया है। अब हाइड्रोजन से यहाँ पर इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का H2O में क्या हुआ है रिडक्शन। ये तो भाई हमने बहुत ही इजीली पता लगा लिया। अब मैंने एक और चीज बताई थी, ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, थोड़ा सा गलत लिख गया था मुझसे। ये वाला है, ये माइनस में गया है, तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस। इसके ही अपोजिट यानी इसका जो पेयर था इसके साथ जो आता है, ये क्या होने वाला है रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या होने वाला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, आपको होपफुली आ गया होगा पूरा समझ में। अब कुछ और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। जल्दी जल्दी से बहुत सारे एग्जांपल हम कवर करना, जिससे कि पता चल जाए कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, या क्या नाम है किसके साथ। अब देखते हैं जैसे H2, यहाँ पर ZnSO4 बना देता है अगर हम उसे H2SO4 में डालते हैं और H2 गैस हमारी रिलीज हो जाती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी क्योंकि अकेला है भाई। अगर यहाँ पर 2 होता, जो कि होता नहीं है, मगर अगर यहाँ पर 2 होता फिर भी इसकी 0 ही होती। अब H2SO4 हाइड्रोजन की हमने पता कर ली थी कितनी होती है +1। इसकी पूरे की ही मान लेते हैं क्योंकि ये H2SO4 में से टूटा है, तो सपोज करते हैं इसे सिंगल, एक सपोज कर लेते हैं इसे पूरे का क्योंकि ये एक आयन है। अब यहाँ पर देखते हैं 2 × 1 क्योंकि यहाँ पर अभी इसके साथ हम प्लस करने वाले हैं X और फिर ये देगा 0। अब हम इसे देखेंगे 2 × 1 2 हो गया +X, इसे उधर ले जाएंगे 2 को, तो हमारा -2 बन जाएगा
यानी इसकी आ चुकी है ऑक्सीडेशन स्टेट -2। सॉरी अगर उसके लिए राइटिंग थोड़ी सी खराब लग रही हो, मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करता रहूँगा राइटिंग के अंदर भी। तो अभी यहाँ का हमें पता चल गया, ऑक्सीडेशन स्टेट इधर की निकाल लिए, इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि हमने बताया था इसकी। अब पता करें Zn की कितनी है यहाँ पर, SO4 की तो -2 ही रहेगी क्योंकि ये आयन है, H2SO4 में से निकला है, -2 ही रहेगी। इसकी Zn की अब कितनी हो चुकी है, x प्लस -2 इक्वल टू 0, इसकी आई है हमारी +2। ओके, तो यानी इसकी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका क्या हुआ है कमेंट करिए और साथ ही साथ देख लीजिए क्या हुआ ऑक्सीडेशन। इसमें इसका क्या हुआ है, इसे मिटा देते हैं, लाइन थोड़ी सी तेज से होगी। यहाँ से बात करें तो यहाँ पर इसका हुआ है रिडक्शन, क्योंकि +1 से हाइड्रोजन की 0 हो चुकी है, ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से 0 हो चुकी है, इसलिए यहाँ पर इसका हुआ है रिडक्शन। ये हो जाएगा रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ये हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, साथ ही साथ रिड्यूसिंग एजेंट, ये हो जाएगा रिड्यूस सब्सटेंस, साथ ही साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। होपफुली वैसे ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट से इसलिए ऐसा हो जाता है, वरना हम ढूंढते कहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर प्लस हो रहा है, कहाँ पर रिमूव हो रहा है, कहाँ पर हाइड्रोजन आ रहा है, कहाँ पर रिमूव हो रहा है। आपको क्योंकि इस तरीके से कुछ करके तो दिखाना नहीं है, सिंपली आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, वरना ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, ये सब पूछा जाएगा, एजेंट वगैरह जो है वो आपको याद रखने हैं, मतलब कैसे पता करने हैं बता दिया मैंने। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।